तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स की बहुत ही बेस्ट तैयारी हो जाएगी। आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। प्रैक्टिस बेस्ट कहाँ से होगा? इन्हीं पेपर्स को सॉल्व करने से होगा, जो आपके लिए हम लगातार लेकर आ रहे हैं कई दिनों से। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 2025 एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर है जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसको हम दिखाने नहीं वाले भाई, दिखाने के लिए लेकर आते हैं हम वीडियो नहीं ना, हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो पूरा वीडियो जरूर दिखिएगा। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। पोस्टमार्टम होता है हर एक पेपर का हमारे चैनल पे, आप सभी जानते हैं भाई। ऐसे ही नहीं बन जाती हैं 30, 35, 40 मिनट की, 1 घंटे तक की वीडियो फ्रेंड्स। तो आप सभी के बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ही हम लेकर आते हैं। क्वेश्चंस याद करने से नहीं होगा, आप जितने सारे पेपर सॉल्व करोगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, 2024 के तो कितने सारे पेपर हमने करा दिए भाई। आप जाकर देखिए कितने सारे करा दिए। आप चैनल पे विजिट करना जरूर। आप आइए मॉडल पेपर करते हैं फिजिक्स का स्टूडेंट्स। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेंगी, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करके पहुंचाइए जरूर से प्लीज़। और इसके लिए एक लाइक भी जरूर कर देना मोटिवेशन के लिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। यही लाइक्स, कमेंट, शेयर, इसी से स्टूडेंट्स मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आपके लिए। चलिए मेहनत करते 1-2 घंटे ही लगेंगे ना, बस यही खुशी मिलती है। और कोई दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स नहीं है, आप ही लोग हो जो हो, और कुछ नहीं। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है भाई। देखिए अच्छे समझिए, ये क्वेश्चन काफ़ी तरह से घुमा के आता है। पोस्टमार्टम होगा, आप जूम करिए भाई साहब। हाँ, फ्लक्स स्टूडेंट्स आप जानते हो होता है ये विद्युत फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स आपका, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। कह रहे ना, घुमाता है सवाल। एक होता है विद्युत फ्लक्स जो कि होता है E में A। तो हमेशा याद रखिए, आपसे पूछा कौन सा फ्लक्स है, किसका मात्रक पूछा है? आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स का, यानी कि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर? तो देखो इस फॉर्मूले से 2 मात्रक आता है, पहला दूसरा। देखिए पहला मात्रक आता है वोल्ट पर मीटर, दूसरा मात्रक आता है स्टूडेंट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो हमें देखो वोल्ट में चीज़ें नहीं दी हुई हैं, वोल्ट में दिया भी है तो वोल्ट पर मीटर दिया है, हमारा वोल्ट मीटर होना चाहिए ना। चलिए न्यूटन वाला देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे में कूलाम नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हो जाएगा आंसर। तो हमेशा याद रखना, इस विद्युत फ्लक्स का 2 मात्रक है, एक ये एक ये। कोई भी आपका सही हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन है ना उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। कैसे वृद्धि करोगे भाई? इसको अगर आपने डिटेल में समझा होगा ना, तब इसका आंसर हो जाएगा ये स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जल कुंडली की स्टूडेंट्स धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा ग नंबर। देखिए यहाँ पर कि आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः होता है भाई। देखिए प्रतिरोध आपका अनंत और शून्य भाई, अनंत शून्य, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव, द्रव्य तरंगों के संबंध में कथन सत्य है भाई। कौन सा कथन सत्य है? क्या ये द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे? ये तो नहीं भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अलग है। पदार्थ की जो तरंगे निकल रही है स्टूडेंट्स, उसकी तरंगे अलग है। ये यांत्रिक तरंगे नहीं यार, यांत्रिक तरंगे थोड़ी ना है। अगला, इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। सही बात है भाई, नहीं करता। आपने पढ़ा है ना, तरंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो h में क्या होता है? संवेग होता है कण का। ये है द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य का सूत्र। क्या इसमें कहीं आवेश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये निर्भर नहीं करता आवेश पर। ठीक है, ये सही हो गया। हमारा है अगला 5वां ऑब्जेक्टिव कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। देखिए स्टूडेंट्स, nth कक्षा में स्टूडेंट्स जो संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका सूत्र होता है आपका, ध्यान रखिए, वो होता है NH में 2π। स्टूडेंट्स ये होता है ना संवेग का सूत्र। तो n की जगह 2 रख देना है आपको। कक्षा क्या है? n बराबर 2 में हमें निकालना है, और 2π का मान आपको पता है, प्लांक नियतांक का मान पता है, रख के सॉल्व करेंगे, तीसरा आंसर हो जाएगा।
हम ये सब क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो फॉर्मूला इसलिए बता दे रहे हैं। क्लियर। अगला है च, वायु में रखे पतले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कि वायु में एक लेंस रखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी फोकस दूरी आप सभी जानते हो, 2 फोकस होता है लेंस का, एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है इधर की तरफ भी फोकस। ठीक है, क्लियर। हमें कहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर में फोकस है इसका, दोनों की दोनों फोकस 10 ही सेंटीमीटर पे है। क्लियर। और कहा है कि लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। क्या बोला है, पढ़िए, प्रथम फोकस से वस्तु 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये प्रथम फोकस है, इससे कितनी दूरी पर है वस्तु? 5 सेंटीमीटर। क्या कहा? 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पूछा है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी पूछी हमसे। द्वितीय फोकस कौन सा? ये है, मतलब कि इससे दूरी हमें निकालनी है वस्तु की, इससे दूरी निकालनी है। तो निकालो भाई, 10 ये 5, ये कितना हो गया? 25। राइट आंसर 4th। समझ गए? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नोर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सततता सारणी भी बनाना है। नोर के लिए देखो, नोर मतलब कि स्टूडेंट्स नॉट प्लस में और कुछ नहीं, एन से नॉट और से और हो गया। क्लियर। अब इसके लिए हमें डायग्राम बनाना है, सततता सारणी भी बनानी है, तो आइए बना देते हैं। क्या ही रह गया है, यही सब करना है, छोटे छोटे एक एक नंबर क्वेश्चन। देखो, नोर मतलब कि नॉट प्लस और, का आंसर। नोर मतलब होता है भैया नॉट प्लस में और। नॉट का दोस्तों हमारा जो होता है वो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, चित्र नॉट का, और का चित्र कैसा होता है? ऐसा होता है। क्लियर। इन दोनों को मिला देंगे तो नोर का हमारा चित्र बनेगा जो कि ऐसा होगा स्टूडेंट्स। देखो, देखना भाई, अगर कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। क्लियर। ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा नोर का चित्र। ठीक है। अब सत्यता सारणी देखिए, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी का क्या हो गया मतलब भाई? मतलब कि स्टूडेंट्स आप इनपुट क्या दे रहे हो और मिल क्या रहा है। क्लियर। देखो, सत्यता सारणी स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे इनपुट, इधर लिखेंगे आउटपुट। क्लियर। अगर हम इनपुट क्या दें, एक दें, तो आउटपुट क्या मिलेगा भाई बताओ? 0 मिलेगा। ठीक है। इनपुट अगर हम क्या दें स्टूडेंट्स, 1 0 दे तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। इनपुट अगर आप स्टूडेंट्स 0 0 दोगे ना, तब आउटपुट जाकर आपको मिलेगा 1। ठीक है। बाकी सब में आपको 0 मिलने वाला है आउटपुट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें भी 0 मिलेगा। तो ये है स्टूडेंट्स सत्यता सारणी आपकी। हो गया खत्म। याद रखना कि केवल 0 0 में 1 मिलता है आउटपुट, बाकी सब में 0 रहता है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला, फोटोन का संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का क्या सूत्र होता है बताइए? फोटोन के संवेग का सूत्र होता है आपका h अपॉन में लैम्डा, यही होता है ना। माइंड का खेल है सब। अगला है हमारा नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया में अंतर लिखिए भाई। क्लियर। तो ये देखो हमने आपके लिए लिख दिया है, अदरवाइज ये होमवर्क देते हैं हम आपको। चलिए हमने लिख दिया है इसका आंसर कि नाभिकीय बम कैसा है, कैसा इसकी अभिक्रिया होगी भाई? बहुत अनियंत्रित होती है अभिक्रिया, जबकि जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें नियंत्रित अभिक्रिया होती है। इसी कारण नाभिकीय बम में ऊर्जा का अचानक व विशाल विस्फोट हो जाता है, जबकि स्टूडेंट्स नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन धीरे धीरे होता है। बम है भाई, कब फट जाए, अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, हाँ, इस किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र के समीकरण, ये है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखना है। क्लियर। देखो बहुत ही आसान है, आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट ही। कौन सा सवाल है? चौथा, 4th कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको क्या दे, चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र का आपको दे दिया समीकरण कि ये देखो आपका वैद्युत क्षेत्र का समीकरण आपका E0 साइन
के एक्स प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकता है, ओमेगा टी, इस तरीके से दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण हो जाएगा स्टूडेंट्स, वह बी नॉट, सेम टू सेम साइन, सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी यहाँ पर भी स्टूडेंट्स। बस चेंज क्या होता है, चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझिए, चेंज हो जाता है ये चीज़, यहाँ ई नॉट है, यहाँ बी नॉट है। और ये कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र ई नॉट होता है वो बराबर होता है बी नॉट इंटू सी के। सी आपकी क्या होती है, स्पीड होती है लाइट की। किसकी स्पीड होती है भाई? प्रकाश की स्पीड होती है। समझे बात को? तो आपको देखो क्या निकालना है, ये निकालना है ना। क्वेश्चन पढ़िए, आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो ये सब तो सेम रहेगा, बदलेगा क्या? ये ई नॉट की जगह बी नॉट हो जाएगा। ई नॉट कितना है? 60 है। ई नॉट हमें दिया है स्टूडेंट्स 60, तो बी नॉट क्या हो जाएगा? बी नॉट हो जाएगा यहाँ से ई नॉट बटे प्रकाश की चाल। सही बात है? हाँ, ई नॉट 60, प्रकाश की चाल 3 × 10 के घाते 8। सॉल्व करेंगे भैया, आपका आ जाएगा 2 × 10 के घाते स्टूडेंट्स -7। ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? इसी को आपको यहाँ रख देना, बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। बी नॉट हमने निकाल ही दिया, यहाँ पर रख दीजिए, बाकी सेम टू सेम स्टूडेंट्स उतार दीजिए। ये सब कुछ खत्म, आगे बढ़ जाए ना। चलिए अगला है, किसी शुद्ध प्रेरित प्रतिघात परिपथ में वोल्टता एवं धारा के बीच कलांतर होता है। अगर आपने एलसीआर परिपथ पढ़ा स्टूडेंट्स हमसे या किसी से भी, तो हमने बताया था कि जो वोल्टता होती है और धारा के बीच में कलांतर 90 डिग्री का होता है। क्लियर? वो भी शुद्ध प्रेरित प्रत्यावर्ती परिपथ में, शुद्ध प्रेरित प्रत्यावर्ती परिपथ में, जिसमें केवल प्रेरक होता है भाई। उसमें आप जानते हो ना, प्रेरक मतलब भैया ये स्टूडेंट्स केवल ये हो प्रत्यावर्ती धारा में, एसी में, तब इसका जो वोल्टेज होता है बताओ किधर होता है? वोल्टेज ऊपर होता है कि नहीं? इसका ऊपर होता है कि नहीं? सही बताओ मुझे, पहले तुम बताओ। इसका वोल्टेज ऊपर होता है 90 डिग्री पर स्टूडेंट्स, बताया था कि नहीं? भूला मत। और जो धारा होती है वो तो भाई ऐसे जाएगी, वो तो ऐसे जाएगी स्ट्रेट। कितना डिग्री पर हो गया? 90 डिग्री पर हुआ कि नहीं? यही है भाई। समझे होंगे तो आप फोड़ देंगे सवालों को, चाहे कैसा भी घुमा के बन जाए। इसलिए कह रहे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर्स हमारे साथ प्रैक्टिस करिए सारे जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्लियर? जितना ज़्यादा आपका अच्छा रिस्पांस होगा उतने ही ज़्यादा हम आपके लिए पेपर्स मॉडल लेकर आएंगे, सॉल्व कराएंगे। मेहनत आपको दोनों हमको मिलकर करनी होगी, तभी अच्छा नंबर मिलता है आपको। ठीक है, एग्जाम में। अगला है स्टूडेंट्स की 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? ले, ये क्या पूछ दिया, इतना आसान कह रहा है स्टूडेंट्स की सिंपल सा कि 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, एक परिपथ बनाइए जिसमें कितना है? 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, मतलब कि इसके पास एक अपना भी प्रतिरोध है 0.1 ओम का। क्लियर? आगे लिखा है सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। अच्छा, इसको बाहर से ले जाकर एक 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है? तब बताइए सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? ये जो सेल का सिरा है स्टूडेंट्स ए बी, इसका विभवांतर कितना होगा? तो इसका विभवांतर होता है भाई वोल्टेज 1.5 माइनस में स्टूडेंट्स जितना करंट बह रहा है आई मल्टीप्लाई में इसका आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? इस आर, ये फॉर्मूला याद रखना। सेल के सिरों का आंतरिक प्रतिरोध, इसका वोल्टेज माइनस का आई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर? तो टोटल और टोटल मकसद क्या है हमारा? केवल ये धारा ज्ञात करना है भैया, यही निकालना है। कैसे निकलेगा? धारा बराबर होता है वोल्टेज अपॉन में
टोटल प्रतिरोध, वोल्टेज कितना है 1.5, प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो 0.1 प्लस में 2.9। भाई ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया। समझ रहे हैं भाई स्टूडेंट्स। तो आर नेट आपका ये हो जाएगा। तो टोटल और टोटल धारा कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0.5 एम्पियर। इसको यहाँ पर रखिए और स्टूडेंट्स आंसर आप खुद ही निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लोगे ना आप सभी। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ कैसा भी आपको फील हो, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स आप ज़रूर करा कीजिए, कोई भी वीडियो आप देखो। उसके बाद है हमारा तीसरा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। भाई बंधन ऊर्जा आपको बताते हैं, क्लियर, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। देखिए ये होती है स्टूडेंट्स बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। स्टूडेंट्स नाभिक के जो प्रोटॉन है, नाभिक में क्या होता है, पहले प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है, ये दोनों एक साथ होते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए ना भैया, वही ऊर्जा होती है बंधन ऊर्जा। समझ गए, आसान, खत्म, यही था। अगला क्वेश्चन इसमें था हमारा कि अगर द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 kg है, तो स्टूडेंट्स बताइए आप हमें उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर, बात यहाँ पर फंस गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ दिया भैया। ऊर्जा तो सिंपली निकाल दोगे स्टूडेंट्स, अगर आपको द्रव्यमान क्षति पता हो, डेल्टा एम ये होता है द्रव्यमान क्षति। कितना दिया है, 10⁻⁻6 kg स्टूडेंट्स, ये है द्रव्यमान क्षति। तो जो ऊर्जा होती है वो तो mc² से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आइंस्टीन का जो है, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में c का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9, 10⁻⁻16 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, फिर 9 × 10⁻⁻ हो जाएगा आपका भैया 10। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर भाई, प्रकाश की चाल का स्क्वायर करके लिखा है हमने। ये आया हमारा ऊर्जा, लेकिन ये है अभी हमारा जूल में स्टूडेंट्स। इसको हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है हमें ना, इसलिए तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड कर दीजिए इसको। स्टूडेंट्स एनर्जी अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो आपका जूल में एनर्जी आया है उसको स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, करते हैं ज़रा, तो 9 × 10⁻10 इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे, 1.6 × 10⁻−19 सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा हमारा स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं 10⁻⁻ हो जाएगा, ये हमारा 10 प्लस में 19 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिवाइड करिए भैया 5 पॉइंट में, हमारा टोटल 6 × इतना बनेगा आंसर। क्लियर, चलिए हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई भी मिस्टेक हो, आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ क्लियर, चलिए अगला है हमारा ख, एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स एम्पियर का परिपथी नियम आपको पता ही होगा, वही नियम आपको यहाँ पर लिख देना है कि ये होता है एम्पियर का परिपथी नियम। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेप को आगे बढ़ाइए। बी आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, डीएल का समाकलन। अब देखिए डीएल मतलब कि भाई हर एक छोटे छोटे लंबाई को जोड़ते जाओ। अगर इसकी त्रिज्या आर होगी तो पूरा जोड़ देंगे तो इसकी परिधि मिल जाएगी, और वृत्त का परिधि 2πr, इसको रख दीजिए। फिर चुंबकीय क्षेत्र ये आ जाएगा। यही होता है एक स्टूडेंट्स अनंत लंबाई का अगर तार है, उसके कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, फॉर्मूला। जी हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, खत्म। समस्थानिक और समभारिक की परिभाषा दीजिए, इनके अंतर के लिए उदाहरण भी बता दीजिए हमें। देखिए समस्थानिक, भाई केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आप सभी ने। समस्थानिक मतलब जिनका स्टूडेंट्स क्या हो, परमाणु क्रमांक बराबर हो, उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। समभारिक किन्हें बोलते हैं, समभारिक उन्हें बोलते हैं
जिनका स्टूडेंट्स परमाणु द्रव्यमान इक्वल होता है, जिनका, उन्हें हम बोलते हैं समभारिक। देखो समभारिक मतलब उनका परमाणु द्रव्यमान सही है, बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। जैसे देखो उदाहरण की ओर कैल्शियम और पोटेशियम भैया, इन दोनों का परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग है, इसलिए समभारिक हो गए। और समस्थानिक की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका एक हाइड्रोजन 1 होता है, एक हाइड्रोजन 2 होता है स्टूडेंट्स। इन दोनों का परमाणु क्रमांक एक ही है लेकिन भार एक इसका भार 2 है। हो गया लोचा स्टूडेंट्स, इसलिए समस्थानिक ये हो गया उदाहरण के लिए, और समभारिक का उदाहरण पोटेशियम कैल्शियम हो गया। अंतर भी हो गया इन दोनों में, 2 नंबर मिल जाएंगे दोनों को अगर आप लिख दोगे अलग अलग उदाहरण के साथ। क्लियर। अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल है कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले मिश्र धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना एंगस्ट्रॉम है, तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। क्लियर। देखो ये सवाल अगर आता है स्टूडेंट्स, सेम टाइप का हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने लिया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी। आपको देखिए दिया है स्टूडेंट्स हमारा कि क्या दिया है, आपको केवल दिया गया है कार्यफलन ऊर्जा। जी हाँ, केवल आपको दिया है कार्यफलन ऊर्जा, जिसको दिखाते हैं W से 2.14, और आपसे पूछा है स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा मिल गई तो वेग भी मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, और आपको दिया क्या, एक्स्ट्रा दिया है एक चीज़, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का, फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है यहाँ पर। फॉर्मूला होता है Hc में लैम्डा इक्वल्स टू कार्यफलन ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा किसके बराबर, Hc में लैम्डा माइनस का ये कार्यफलन ऊर्जा। ठीक है। अब लैम्डा देखो आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इस टर्म को दोस्तों एंगस्ट्रॉम के लिए बदल देते हैं। याद रखना, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो इस वाले टर्म को चेंज करके क्या लिख देते हैं, Hc में लैम्डा क्या हो जाता है आगे चलकर, एंगस्ट्रॉम के लिए केवल 12437 बटे में लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ इस चीज़ में बदल जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स रखिए 12437 एंगस्ट्रॉम में लैम्डा रख दीजिए 5000 है, और कार्यफलन ऊर्जा रख दीजिए भाई कितना है 2.14 है। इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्व करिए भैया, क्या हो जाएगा 2.8 भाई 2.8 नहीं 2.5 के आसपास ये बनेगा। क्लियर। फिर माइनस का 2.14, इसको आप घटाएंगे तो कार्य गतिज ऊर्जा क्या मिलेगी आपको, मिलेगी भैया, घटाइए क्या आया 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गतिज ऊर्जा है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब गतिज ऊर्जा तो मिल गई, अब वेग कैसे मिलेगा भाई। ठीक है। अब वेग के लिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा इतनी है हमारी। गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला होता है 12mv², जो कि किसके बराबर है 0.36। तो वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा 0.36, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, द्रव्यमान से डिवाइड कर दीजिए, और जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट ले लेगा भाई सबका। और द्रव्यमान आप सभी जानते हो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ kg होता है कि नहीं। तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है हम जानते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको वेग मिलेगा। यहाँ से जो भी आएगा निकाल लीजिएगा आप सभी, आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये सवाल आप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ बताया उसको याद करिएगा, एग्ज़ाम तक याद रहना चाहिए वो। उसके बाद हम बढ़ते हैं खंड ध। कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये आपको दिया गया है एक वैल्यू। ठीक है। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, ये द्विध्रुव आघूर्ण दिया है म्यू, और ये है स्टूडेंट्स वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है, ये वैद्युत क्षेत्र है आपका। क्लियर। उसकी तीव्रता
तो इसी वैद्युत क्षेत्र में स्टूडेंट्स ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है। तो पूछा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालिए और बल युग्म का बल आघूर्ण भी आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है भाई, यही सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने चाहिए आपको, इसलिए तो हम लेकर आए आपके लिए। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर से होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण करना है, 3 नंबर सवाल। तो ट्रांसफार्मर तो आपको पूरा समझना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जो प्रत्यावर्ती धारा विभव को परिवर्तित करने का काम में आता है। ये है ट्रांसफार्मर क्या है, और इससे होने वाली ऊर्जा हानियां ये है आपकी 4। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए और रेडियो तरंगों के उपयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए वैद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है भाई, उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाना है ना हमें, तो इस तरह लिखिएगा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। क्योंकि भाई ये क्यों वो समझा देते हैं आपको, क्योंकि इनमें वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं, यही कारण है आपका। समझ गए? और आपसे साथ में पूछा है भाई रेडियो तरंगों का उपयोग आपको समझाना है। तो रेडियो तरंगों का उपयोग क्या होता है भाई? संचार, प्रसारण, कोई भी न्यूज है तो उसको प्रसारण के लिए उसका यूज करते हैं। क्लियर? तो आपके लिए कुछ हमने उपयोग लिखे हुए हैं, 2 आपके सामने पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। उपयोग रेडियो तरंगों के प्रसारण में यूज करते हैं इसका ज़्यादातर। हाँ, अगला है हमारा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए और इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खोज सकते हो, अदरवाइज ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ये एक नया क्वेश्चन हमने ऐड किया था, इसको छोड़ दीजिए आप सभी। क्लियर, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगला सवाल देखिए। 5वां, धातु के 2 गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 2 आपके गोले हैं, एक का दोस्तों व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 3 होगी। दूसरा 4 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इनका विभव समान है। ठीक है, विभव समान है तो दोनों का आप विभव इक्वल करिए, दोनों का विभव बराबर करिए। मान लीजिए इस पर आवेश है Q1, इस पर आवेश है Q2। जब आप विभव को बराबर करोगे तो आपको मिलेगा क्या? Q1:Q2 अनुपात आपको मिलेगा Q1 और Q2 का। तो जब Q1 Q2 का अनुपात मिल जाएगा तो भाई गोलों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात आप निकाल सकते हो। पृष्ठ घनत्व σ1 σ2 इनका अनुपात आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, समझिए बात को, आपको हम कराने की कोशिश करते हैं। समझिए भाई, σ1 बटे में σ2, ये किसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा Q1 बटे में क्षेत्रफल। भाई गोले का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4πr1 का स्क्वायर। पहला गोला के लिए हमने R1 लिख दिया। इसी तरह दूसरे गोले के लिए पृष्ठ घनत्व Q2 बटे में क्षेत्रफल, भाई दूसरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा तो 4πr2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको दिखेगा Q1 बटे में Q2 मल्टीप्लाई में R2 बटे में R1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया जिस तरह हमने तरीका बताया यहाँ पर, समझे? विभव बराबर करिए, Q1 Q2 का अनुपात निकालना। उसके बाद ये आप वहाँ पर रख देंगे, निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद ये त्रिज्या आपको पता है दूसरे गोले का त्रिज्या कितना है? देखिए 2 है, पहले गोले का 3 है, तो 2/3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो Q1 बटे में Q2 मल्टीप्लाई में 2/3 का कर देंगे स्क्वायर और सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा आपको भी हम दे रहे हैं कि नहीं कॉपी पेन लियो तो आप भी हाथ चलाइए। नहीं हो रहा है बताइए, हम Q1 Q2 आपको कमेंट बॉक्स में पूरा बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, डोंट वरी। अगला है स्टूडेंट्स, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखना है आपको। अगला है इसके आधार पर लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक, ये सब बताना है। देखो आपको बताते हैं, लेंस मेकर सूत्र ही दिखाएंगे तभी क्लियर होगा। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र ये होता है स्टूडेंट्स, और बताना है स्टूडेंट्स लेंस, हर एक लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या क्या क्या होगी, फोकस दूरी क्या क्या होगा बताना है। देखो ये है लेंस मेकर सूत्र। अगर हम उत्तल लेंस लेंगे
स्टूडेंट्स तो उत्तल लेंस में जो त्रिज्या होती है, एक तरफ R1 दूसरी तरफ की R2 पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। इस कारण इस सब में रखने पर यहाँ पर फोकस दूरी पॉजिटिव आता है, ये बताइए। उसके बाद अवतल लेंस में स्टूडेंट्स पहली वाली त्रिज्या नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव, ये सब आप यहाँ पर रखते हो तो फोकस दूरी आता है नेगेटिव। ये हमने समझा दिया, 3 नंबर हमें मिल गया, हम खुश हो गए। अगला है स्वप्रेरक गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो यहीं पर हमने लिखा था, ये है स्टूडेंट स्वप्रेरण गुणांक। बेस्ट हमने लिखा है, परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, खोजने पर भी एकदम बेस्ट परिभाषा लिखा गया है स्वप्रेरण गुणांक का और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, और बहुत ही आसान। आप इसको याद कर लीजिए भाई, एग्जाम में बहुत आता है ये स्वप्रेरक गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्लियर, याद हो गया आप सभी को। अब एक न्यूमेरिकल इस पे फंसा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप देखिए वो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है कि 5 हेनरी स्वप्रेरक, यानी कि L का मान है 5 हेनरी, कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में जीरो हो गई। मतलब कि 5 एम्पियर की धारा जीरो हो गई, कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। हाँ, कहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए भाई। EMF निकालना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है L भाई, कितना में परिवर्तन हुआ धारा में और कितने समय में, वो तो L का मान है 5, धारा में परिवर्तन हुआ है भाई कितना, 5 माइनस 0 का, और टाइम कितना लगा 0.1। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा 250 वोल्ट EMF विद्युत वाहक बल। खत्म सवाल, 3 नंबर मिल गया, हम खुश, हम चले घर। आगे बढ़ते हैं, आपको नहीं जाना है कहीं, पूरा पेपर देखे बिना। ये है कि किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक समांतर पट वायु संधारित्री प्लेटों की त्रिज्या तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। अच्छा, संधारित के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में कहा गया है स्टूडेंट्स, पहले तो आप बताइए कि धारिता स्टूडेंट्स, धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इससे पहले धारिता को समझना होगा। धारिता स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है? फॉर्मूला होता है धारिता का ε0 A/d। ए क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ए होता है क्षेत्रफल। तो ये कैसे बढ़ेगा आप बताइए? ये दो तीन तरीके से बढ़ेगा। पहला, जब आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो। दूसरा स्टूडेंट, दूरी को क्या कर दो, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दो, तब धारिता बढ़ जाती है। तीसरा स्टूडेंट माध्यम ये है कि आप कुछ मत करो, आप क्या करो, परावैद्युतांक का मान ही आप क्या करो, बढ़ा दो, सिंपल, तभी स्टूडेंट्स धारिता बढ़ जाएगी। ये है 3 तरीका बढ़ाने का धारिता का। और एक न्यूमेरिकल इसमें कि एक समांतर प्लेट, ये प्लेट लिखा है वायु संघात्री के प्लेटों की त्रिज्या है हमारी इतनी, ठीक है, मतलब कि ये प्लेट आपका गोल है भाई, ठीक है, ऐसा है, जिसकी त्रिज्या हमें दी है 3 × 10⁻²। चलिए, इसकी धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। यहाँ पर अब गोले आ गया स्टूडेंट्स, गोला एक हो गया हमारा प्लेट, इसकी जो धारिता है वह बराबर है स्टूडेंट्स किसके, एक गोले की धारिता के। इस गोले का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4π इंटू में त्रिज्या, ε0 इंटू में त्रिज्या होती है गोले का धारिता। और प्लेट की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है ε0 क्षेत्रफल बटे में भाई इनकी बीच की दूरी। क्लियर, ये दोनों हमारा इक्वल है, ये इक्वल है किसके, इसके, ठीक है। तो यहाँ से आप पाएंगे भैया स्टूडेंट्स, ये ε0 से ε0 कट गया। क्लियर, और बाकी सारे वैल्यूज को आप रखिए, क्षेत्रफल निकालिए यहाँ से, प्लेट का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 नहीं πr² ना, तो πr², मतलब कि इसका स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब कि 3 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया। प्लेट की दूरी आपको पता है, नहीं पता, तो इसको d ही रहने दीजिए। और यहाँ पर लिखिए 4π इंटू में स्टूडेंट्स r, त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या दी है सवाल में, गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले, 1 मीटर है डिस्टेंस, त्रिज्या है 1 मीटर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 1 मीटर रखिए। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे, पाई से देखो पाई कट गया,
हाँ एक्चुअली पूछा क्या गया है, हमें पूछा है प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हमें निकालना है। यहाँ से डिस्टेंस का निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भैया हमारा ये 3 का स्क्वायर 9, 10 की घाते माइनस का 4 हो जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा 4 नीचे आ गया, डी उधर चला गया। सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट में 2 5, इंटू में 10 की घाते -4। क्लियर? कितना बढ़िया सवाल था भाई, सैल्यूट है इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम डिस्टेंस को छोड़ के गए होंगे भाई न्यूमेरिकल। चलिए अगला है चालक के प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ताप में संबंध लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क दे देते हैं भाई। क्लियर? बाकी ये सब सवाल आसान है, आप कर सकते हो। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है भाई? अगर एक धातु के प्लेट पे प्रकाश पड़ती है तो धातु में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, क्योंकि जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। ये ऐसा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, अच्छे एक्सप्लेन करना है। क्लियर? एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है कि प्रकाश सतह के दैलीय आवृत्ति इतना हर्ट्ज है, दैलीय आवृत्ति इतना हर्ट्ज है, ये है V0 इतना। आपतित प्रकाश की आवृत्ति है स्टूडेंट्स, ये है आपतित प्रकाश की आवृत्ति V म्यू या म्यू0 बोल सकते हैं आप सभी। आपसे पूछा निरोधी विभव की गणना कीजिए। क्लियर? कार्यफलन निकालना है, तो कार्यफलन का मान स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कार्यफलन हो जाएगा H म्यू0, H का गुणा कर दीजिए म्यू0 से, कार्यफलन आपको मिल जाएगा। समझ गए? आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, खत्म। 3 नंबर आपके जेब में। उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल बताना है। लाइमन, पावन, पास्वर, ब्रेकिन, फुंड, ये सभी पढ़ के जाते हैं। बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब तो सभी पढ़ते हैं भाई, तो इसमें तो कोई खास चीज़ बनेगा नहीं, इसलिए आप पे छोड़ देते हैं। गॉस का प्रमेय सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है कि P बिंदु और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भाई P पर देखो चाहे Q पर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पर बराबर नहीं होगी भाई, कई लोग बराबर लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी अंदर, प्लेट के अंदर ये होती है, प्लेट के बाहर जब जाएंगे स्टूडेंट्स ना सॉरी, लेकिन जब प्लेट के बाहर जाएंगे तो स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। मतलब बाहर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, अंदर हो जाएगा ये, बराबर नहीं होंगे। खत्म। अगला है वैद्युत मापी का सिद्धांत बताइए। चलिए ये कर लिया तो ये देखना ही नहीं है। सम विभव पृष्ठ आप जानते हो ना, वो पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान होता है। ये स्टूडेंट्स हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत आपको बता रहा है। चलिए तरंगार्ग क्या है ये सब कर दीजिएगा आप सभी। ये देखिए स्टूडेंट्स व्यतिकरण क्या है बताना है। 2 तरंगे जा रही हैं, उनका अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता बताना है व्यतिकरण के बाद। न्यूमेरिकल है कि पहले एक तरंग का दोस्तों आयाम इतना है, दूसरे तरंग का आयाम इतना है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको पूछा है, मैक्सिमम बटे में मिनिमम पूछा है। तो फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो हम अब जल्दी से अलविदा आपसे लेते हैं। लास्ट वाला पेज ख़त्म करके यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। क्लियर? फिलामेंट लैंपों की तुलना में क्यों उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी का आरेख आपको बनाना है। स्टूडेंट्स खगोलीय दूरदर्शी, ट्रांसफार्मर और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत के द्वारा परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, ये सब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके में अपने मेन चैनल एजुकेशन शास्त्र पे कवर किया था। ठीक है, तो आप सभी नहीं जानते हो तो वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइएगा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन शॉर्ट्स क्लियर हम करते रहते हैं। ठीक है, उस चैनल पर जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे हैं। अगला है स्टूडेंट्स यहाँ पर बायो-सेवार्ट का नियम, बहुत ही आसान है। वृत्ताकार प्रास के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हमने कराया है। चैनल पर जाएंगे सेकेंड फिजिक्स क्लास 12 पार्ट 2, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट 2 के डेरिवेशंस भी मिलेंगे, टॉपिक्स भी मिलेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पर आते न्यूमेरिकल पे। क्लियर? देखिए न्यूमेरिकल है कि परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर प्रेरण प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, XL होता है, इसका फॉर्मूला होता है L ओमेगा। तो L आपको पता है ये है, ओमेगा स्टूडेंट्स देखो ये ओमेगा है 100,
पाई ओमेगा आपको दिया है, तो रख के आप एक्सएल निकाल लीजिएगा। धारिता प्रतीकात मतलब कि एक्सी, ये होता है 1 में सी ओमेगा, सी पता है ये है, क्लियर। ओमेगा पता है 100 पाई, रख के निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विभवांतर, हमें विभवांतर भी पूछा है। देखिए ये है आपका विभवांतर V0, यही आपका विभवांतर। लेकिन ये जो विभवांतर वो यहाँ से यहाँ तक का है, हमें हर एक का विभवांतर निकालना है, हर एक का विभवांतर निकालना है। तो भैया कैसे निकाले भाई, क्या तरीका होगा बताइए। चलिए हम बता देते हैं। ये है स्टूडेंट्स पूरा विभवांतर, सिरों के बीच में टोटल जो विभवांतर है वो आपका इतना है 100√पाई, क्लियर। चलिए टोटल विभवांतर इतना है, हमें प्रतिरोध मिल गया ये वाला ये वाला ये वाला, प्रतिरोध हमने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आपको ये वाला ये वाला ये वाला तीनों प्रतिरोध पता चल जाए, ठीक है, तो आप R0 निकाल देना, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना। तुल्य प्रतिरोध मिल गया, चलिए तो आप धारा का मान निकाल लेना। अगला स्टेप, धारा का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें से कितना करंट बह रहा है। करंट मिल गया तो भैया देखो इसका जो विभवांतर होगा V1 वो बराबर हो जाएगा इसका जो प्रतिरोध है XL मल्टीप्लाई धारा, इसका जो विभवांतर स्टूडेंट्स V2 वह किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो स्टूडेंट्स प्रतिरोध है XC मल्टीप्लाई में धारा, और इसका भी वही काम करोगे, प्रतिरोध गुणे धारा कर देना। इस तरीके से 5 नंबर मिलेगा आपको लास्ट में करने पर। हम टाइम कम है नहीं तो हम करा देते, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं आप सभी के लिए हम सभी, ठीक है। कुछ आप भी प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान रखिएगा जब प्रतिरोध निकालिएगा तो यहाँ पर देखो मात्रक में निकालिएगा। ये मिली हेनरी है तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। म्यू को फराडे में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स 10⁻⁻6 से यहाँ गुणा करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए बाकी सब तो हमारे चैनल पर हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस कराए हैं, LCR परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने कराए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के जो पिछले साल पूछे गए थे। चलिए ये तो खैर हमारा मॉडल पेपर हो गया जो हमने आज अच्छे से देखा भाई। तो कैसी रही हमारी आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स, अगर सच में बताइएगा कैसी लगी, अगर अच्छा लगा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक शेयर और चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए और भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स। बाकी प्रैक्टिस पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे प्लेलिस्ट में, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पेपर्स में आप जाइए, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश जो भी हमने पेपर सॉल्व कराया है अच्छे तरीके से मिल जाएगा वीडियोस आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में फोड़ के आइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लगभग 45 से 50 के आसपास। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पोस्टमार्टम वीडियो के साथ। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो उस स्पेसिफिक पेपर पर, तो हम बना देंगे वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।